दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है वृद्धि एवं विकास। इस टॉपिक से हर साल 2 से 3 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। आसान भाषा में समझते हैं वृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो वृद्धि है वो शारीरिक परिवर्तन है जिसको हम माप सकते हैं, यानी वो मात्रात्मक है। विकास है वो संपूर्ण परिवर्तन है जो गुणात्मक प्लस मात्रात्मक है। यहाँ बात एक याद रखेंगे कि एक समय के बाद वृद्धि रुक जाती है और जो विकास है वो कभी रुकता नहीं है, आजीवन चलता है। संपूर्ण परिवर्तन कैसे होता है? गुणात्मक प्लस मात्रात्मक, यानी विकास है वो हमारा शरीर है उसकी बॉडी की वृद्धि होगी, वो भी उसमें काउंट होगा। और जब हम कार्यक्षम होंगे तो कौशल सीखेंगे और हमारा विकास होगा वो भी उसमें काउंट होगा। तो वो गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है। हम कभी ये नहीं कह सकते कि हाँ मेरी एज 40 या 45 हो गई तो अब मैंने सीखना बंद कर दिया। हम पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं अपने नॉलेज में, तो वो हो गया विकास। एग्ज़ाम ओरिएंटेड यहाँ पर याद रखिए, एक समय के बाद वृद्धि रुक जाती है लेकिन विकास है वो रुकता नहीं है, गर्भाशय से समाधि तक चलता है, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में वॉम्ब टू टॉम्ब। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चा जब छोटा होता है तो किसी 5वीं कक्षा का बच्चा है, उनको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वो उनकी वृद्धि हो जाती है। 7वीं कक्षा में आते आते उनकी हाइट बढ़ जाती है और वेट भी बढ़ जाता है, तो वो वृद्धि हुई। लेकिन 5वीं कक्षा में था और जो गणित की पहेलियाँ वो सोल्व नहीं कर पाता था, जो सम सोल्व नहीं कर पाता था, वो 7वीं कक्षा में आते आते सोल्व कर सकता है, तो उनका विकास हुआ। सीटेट में घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि क्या हम वृद्धि को इंच या किलो में नाप सकते हैं? हाँ, बिल्कुल नाप सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा पूछे कि क्या हम विकास को इंच या किलो में नाप सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं नाप सकते, ये याद रखना है। विकास एक व्यापक शब्द है, वृद्धि है वो उसी का एक छोटा हिस्सा है। विकास के अंदर वृद्धि आएगी लेकिन वृद्धि के अंदर विकास नहीं आएगा। वृद्धि सिर्फ शारीरिक है। यहाँ पर वृद्धि बनाम विकास एक तफावत दिया हुआ है। वृद्धि क्या है? वृद्धि शारीरिक है। विकास क्या है? विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक है। निरंतरता देखिए, परिपक्वता के साथ वृद्धि रुक जाती है, वो निरंतर नहीं है। लेकिन विकास है वो जीवन भर चलता है, विकास कभी रुकता नहीं है। मापन कैसे करेंगे? तो वृद्धि का मापन संभव है, सीधी रीत से संभव है, लेकिन जो विकास है उनका सीधा मापन संभव नहीं है। उनका अवलोकन करने पर ही पता चलता है, केवल अवलोकन से मापा जा सकता है। एक बच्चे का वजन है वो बढ़ सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसका मानसिक विकास भी उसी गति से हो रहा हो। हमने स्कूल में भी देखा होगा, हम टीचर्स है तो, कि कोई एक कक्षा हम ले लीजिए, एक ही कक्षा में 5 स्टूडेंट है तो 5 स्टूडेंट की गति अलग अलग है सीखने की। हालांकि उनकी एज सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उनका विकास है वो अभी सबका सेम नहीं हो पाया। तो सबकी गति धीमी होती है, किसी की फास्ट होती है, तो सबकी गति अलग अलग होती है। सीटेट में पूछा जाए तो वृद्धि इज इक्वल टू आकार और विकास इज इक्वल टू कार्यक्षमता। वन लाइनर रिवीजन है कि वृद्धि बाह्य होती है, विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, ये याद रखिएगा। विकास के नियम देख लेते हैं। पहला भाग है दिशा का सिद्धांत। यहाँ पर है शीर्ष पाद पुच्छीय, इनको हम मस्तकाभिमुख भी कह सकते हैं, मस्तक अधोमुखी भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। तो शीर्ष पाद पुच्छीय या मस्तक अधोमुख जो है उनको कैसे हम समझ सकते हैं? तो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है। बच्चा पहले सिर उठाना सीखता है, फिर बैठना सीखता है और फिर चलना सीखता है। और समीप दूराभिमुख दूसरा है समीप दूराभिमुख, तो विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है, बाहर की ओर होता है। पहले रीढ़ की हड्डी, फिर बाहें और फिर उंगलियां, ऐसे विकास होता है। पहले हम पूरा हाथ है उनसे पेंसिल पकड़ते हैं, उसके बाद हम 2 उंगली से पकड़ते हैं पेंसिल और उसके बाद हम लिखना सीखते हैं। तो समीप दूराभिमुख यानी दूराभिमुख यानी सेंटर से दूर जाइएगा, विकास सेंटर से दूर की ओर गति करेगा। जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं हमें छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं समझ में आती है। एक नवजात शिशु है वो पहले अपनी गर्दन संभालता है, फिर बैठना और फिर अंत में चलना सीखता है। सेफालो शब्द आइए,
तो सेफालोवर्ड है वहाँ पर सिर, हेड हमें याद रखना है। और प्रोक्सिमो आइए तो केंद्र याद रखना है, सेंटर या प्रॉक्सिमिटी। विकास कभी भी पैर से सिर की ओर नहीं जा सकता, ये याद रखना है। विकास दो तरह का हो सकता है, दिशा का सिद्धांत है उसके अंतर्गत, या तो वो सिर से पैर की तरफ जाइएगा और या तो सेंटर से दूर जाइएगा, समीप दूराभिमुख बोलेंगे। विकास का नियम भाग दूसरा है गति और एकीकरण। गति और एकीकरण में क्या है कि बच्चा पहले पूरे हाथ से वस्तु पकड़ता है, फिर केवल उंगलियों से। वैयक्तिक भिन्नता क्या है? सामान्य से विशिष्ट हमने देखा, सामान्य क्रिया क्या है कि पहले हाथ से पेंसिल पकड़ता है और फिर उंगलियों से, तो हमने ये पहले देख लिया गति और एकीकरण के अंदर। अब है वैयक्तिक भिन्नता। लड़कियां लड़कों की तुलना में पहले परिपक्व होती है। लड़कियां है वो 9 साल से ही परिपक्व हो जाती है, जबकि हम लड़के हैं वो 12 साल के बाद परिपक्व होते हैं। एकीकरण देखा जाए तो बच्चा पहले पूरे अंग का प्रयोग करता है, फिर उसे अन्य अंगों के साथ मिलाकर काम करना सीखता है। रोते समय कोई बच्चा है वो पूरा शरीर हिलाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उनको पता चलता है कि पूरा शरीर हिलाने की ज़रूरत नहीं है। रोते वक्त हम सिर्फ आँखों से आंसू टपका दें तो भी सामने वाले को पता चल जाएगा कि मैं रो रहा हूँ। तो वो पहले जब छोटा था तो वो जो पूरा शरीर हिलाता था वो सामान्य क्रिया थी। उसके बाद जब वो बड़ा हुआ तो उनको समझ में आया और जो क्रिया में सुधार आया तो वो विशिष्ट क्रिया हुई। रेट इज इक्वल टू डिफरेंट और सीक्वेंस इज इक्वल टू सेम, याद रखना है। यहाँ वन लाइनर रिवीजन है कि सभी बच्चों का विकास एक ही रास्ते पर चलता है, बस उनकी स्पीड अलग होती है। जैसे पहले मैंने बताया बच्चे हैं उनका विकास एक ही रास्ते पर चलता है। कोई 9 साल का बच्चा है वो अभी समझ रहा है कि स्कूल क्या है, मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वो उसी सेम कक्षा में कोई 9 साल का बच्चा है वो अभी नहीं समझ पा रहा है, अभी भी उनका दिमाग है वो शिशुवस्था में है। तो ऐसा हो सकता है, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको एक अलग गाइडेंस की ज़रूरत होती है। सीटेट एग्जाम पॉइंट याद कर लेते हैं कि विकास की दर है रेट, वो हर बच्चे में अलग होती है, लेकिन उनका क्रम है जो सीक्वेंस है वो एक समान होता है। बस यही था, रेट बोले तो डिफरेंट होती है और सीक्वेंस तो वो सेम होती है। यहाँ पर इसीलिए मैंने सीटेट ट्रिक बना के रखी है कि रेट जो आए तो वो डिफरेंट ही लगाना है और सीक्वेंस आए तो सेम ही लगाना है। विकास के आंतरिक नियंत्रक क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले तो आनुवंशिकता, फिर बुद्धि, फिर भावनात्मक और फिर जैविक यानी संवैधानिक, बायोलॉजी का। यदि कोई बच्चा है वो जन्म से ही कमज़ोर है तो उसका पढ़ाई में मन न लगना भी प्रभावित हो सकता है। अंतः संबंध का सिद्धांत है ये। कैसे? अगर मान लो कोई बच्चा है वो बीमार है, स्कूल में आया और बीमार है, तो वो बीमार है इसीलिए उनका दिमाग है वो चिड़चिड़ा रहेगा। दिमाग उनका चिड़चिड़ा रहेगा तो वो अपनी पढ़ाई में भी पिछड़ जाएगा, पढ़ाई में पिछड़ जाएगा और दिमाग भी चिड़चिड़ा है। अब उनका जो असर है वो उनके मित्र वर्तुड़ पे होगा, तो अपने दोस्तों के साथ भी ठीक से वो बात नहीं करेगा और उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। तो ये सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें से कोई भी एक है वो अगर बिगड़ गया तो चारों पे असर होता है। आंतरिक का मतलब वह सब कुछ जो बच्चे की त्वचा के अंदर, जेनेटिक्स, हॉर्मोन्स, ब्रेन, वो सब है। यहाँ ये मतलब है, याद रखना है। आनुवंशिकता आधार है और बुद्धि उस पर बनने वाली इमारत है। जो जीन्स है हमारे शरीर में वो पहले से ही मौजूद होते हैं और उसके हिसाब से हमारा बॉडी है वो आकार लेता है। कुछ हमारे अंदर वो लक्षण आते हैं और कुछ चीज़ें जो है हमें ऑटोमेटिक विरासत में मिलती है। जैसे हम बात करें कि कोई बच्चा है अपने पापा की तरह ही बोलना चलना सीख गया ऑटोमेटिक, तो क्योंकि वो उनके अंदर जीन्स है, याद रखना है। और उनका जो बॉडी है वो भी किस तरह ग्रो करेगा, उनके मम्मी या पापा की तरह, तो वो जीन्स उसके अंदर पहले से मौजूद होते हैं। आनुवंशिकता है हेरेडिटी, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? बालों का रंग, आँखों का रंग, शरीर की बनावट का ब्लूप्रिंट, वो सब। बुद्धि है उसके अंतर्गत क्या क्या है? तार्किक निर्णय और समायोजन की क्षमता। भावनात्मक नियंत्रक है, उसके अंदर क्या क्या है? तो भावनाओं पर नियंत्रण करना। डरा हुआ बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से भी पिछड़ सकता है, ये जो हमने अभी देखा।
जैविक या संवैधानिक है, उसके अंदर क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और हार्मोन जो चेंज होते हैं, असंतुलन से विकास धीमा होता है, याद रखना है। सी टेट में अगर पूछ लिया जाए कि आनुवंशिकता विकास की सीमा तय करती है, तो हमें यस राइट टिक करना है। हाँ, आनुवंशिकता है वो विकास की सीमा तय करती है कि ये बच्चा बड़ा होके इतना कैपेबल बनेगा तो इतना ही वेट उठा पाएगा, ये सारी उनके अंदर खूबियाँ होगी और ये खामियाँ होगी, तो इतना ही विकास हो सकता है, वो ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, कोई कौशल्य है वो हम अर्जित कर सकते हैं। विकास के बाह्य प्रभाव देखते हैं, तो गर्भ का वातावरण और जन्म के बाद बाह्य प्रभाव में पहला है गर्भ का वातावरण, तो माँ का पोषण और स्वास्थ्य है वो उनके ऊपर असर कर सकता है। भ्रूण को नुकसान हो, हानिप्रद विकिरण या दुर्घटना हो तो वो भी उस पर इफेक्ट करता है। जन्म के बाद क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो भौतिक वातावरण जैसे चिकित्सा, आहार वगैरह। सामाजिक, सांस्कृतिक, और उसमें क्या आएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या क्या होते हैं बाहर के, तो वो है परिवार, स्कूल और समाज। बच्चे के पास ये 3 मेन होते हैं बाह्य प्रभाव बच्चे के ऊपर, जो कि परिवार, स्कूल और समाज है। एक कुपोषित बच्चा है, वो क्यों है कुपोषित, क्योंकि वो बाह्य कारक है, कक्षा में वो ध्यान नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अभी कुपोषित है, उसके बॉडी के अंदर वो परिपक्वता नहीं है, उनको जो पोषण मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है, इसीलिए ये एक बाह्य कारक है, उनको अच्छा आहार नहीं मिला, संतुलित आहार नहीं मिला, तो ऐसा रह गया है, ये इफेक्ट करता है। सी टेट की ट्रिक देख लो। डेवलपमेंट क्या है, हेरेडिटी, मल्टीप्लाई, एनवायरनमेंट। तो याद रखना है, विकास है वो हमेशा आनुवंशिकता और वातावरण का संगम है, उनको मिलाना है, आपस में जोड़ना नहीं है, मतलब प्लस की साइन नहीं आएगी, D=H × E, बीच में क्रॉस की साइन ही आएगी, ये याद रखना है। 1 लाइन रिवीजन है, बीज चाहे कितना भी अच्छा हो, बिना अच्छी मिट्टी के पेड़ नहीं बनता। ये एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं हम याद रखने के लिए, कि हमने एक बीज बो दिया, मान लो आम का बीज बो दिया हमने, तो वो बड़ा कैसे होगा, उनको सिर्फ बो देने से वो नहीं बड़ा हो जाएगा, उनको पानी भी चाहिए और टाइम टू टाइम मिट्टी भी है, अगर मिट्टी ठीक नहीं है तो भी वो पत्थर में बो देंगे तो नहीं होगा ना, तो उनको मिट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और जैसे ही वो बड़ा होने लगे तो अंकुरण फूटने लगे तो उसके बाद उनको सनलाइट भी चाहिए, तो जो सब मिलेगा तभी उनका विकास होगा, तो बच्चे में भी ऐसा ही होता है। सी टेट एग्जाम पॉइंट है, बच्चे का विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है, याद रखना है। विकास की अवस्थाएं यहाँ पर देख लेते हैं, तो 0 से लेकर 2 साल तक, 0 से 2 साल तक शैशवावस्था होती है, उसमें शारीरिक वृद्धि है वो अत्यंत तेज होती है, हमारा बॉडी जल्दी से ग्रो करता है, और 5 वर्ष की उम्र तक लड़कों का आकार बड़ा होता है, उसके बाद है वो जो हमारे बॉडी का इतना स्पीड नहीं होता, 5 वर्ष के बाद हमारे बॉडी में इतना ज़्यादा स्पीड नहीं होता बढ़ने का। प्रारंभिक बचपन है 2 साल से लेके 6 साल तक, शारीरिक वृद्धि उसमें थोड़ी धीमी होती है, भाषा और बोधात्मक विकास की संवेदनशील अवधि उसमें पाई जाती है, और 6 साल से लेकर 12 साल तक का जो है उसमें है बाद का बचपन। तो यहाँ पर प्रारंभिक बचपन को हम अर्ली चाइल्डहुड बोलेंगे और बाद का बचपन है उसको लेटर चाइल्डहुड बोलेंगे। शारीरिक वृद्धि बहुत धीमी होती है बाद के बचपन में, और तार्किक चिंतन और सामाजिक विकास उसमें तेज होता है। यहाँ देख लेते हैं कि कोई भी बच्चा है वो प्रारंभिक बचपन में बहुत सवाल पूछता है, यह उसके तीव्र संज्ञानात्मक विकास का संकेत है, यानी 2 साल से लेकर 6 साल तक का बच्चा बहुत क्वेश्चन करता है, क्यों ये हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्यों ये नहीं कर पाते, मैं ये क्यों नहीं कर पाता, मुझे ये चाहिए क्यों नहीं दे रहे, उनको बहुत कुछ पूछना होता है, और कुछ भी बात करोगे तो वो ऐसे क्वेश्चंस करेगा जिनका आंसर हमारे पास कभी कभी नहीं होता। सी टेट ट्रिक है, शैशवावस्था में शरीर है वो भागता है और बचपन में दिमाग भागता है, याद रखना है। शैशवावस्था यानी 0 से लेके 2 साल तक,
तो उसमें हमारा बॉडी का ग्रोथ जल्दी होता है। और बचपन है जो 2 साल से लेकर 12 साल तक, जिसमें प्रारंभिक बचपन 2 साल से लेकर 6 साल तक और बाद का बचपन 6 साल से लेकर 12 साल तक, वो दोनों में क्या स्पीड में भागता है? दिमाग का विकास जल्दी होता है। प्रारंभिक बचपन है 2 से लेकर 6 साल तक, वो भाषा सीखने के लिए सबसे संवेदनशील समय है। अगर कोई बच्चा 2 साल से लेकर 6 साल तक का है, यानी अर्ली चाइल्डहुड में है, उनको आप जैसा सिखाएंगे वो उनके दिमाग में हमेशा के लिए घर कर जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि छोटा बच्चा है तो उनके सामने हमें वो सब नहीं बोलना चाहिए जो उनके दिमाग के ऊपर दुष्प्रभाव डाले। तो याद रखना है 2 से लेकर 6 साल भाषा सीखने के लिए बहुत ही अहम समय है। सीटेट एग्जाम पॉइंट है किशोरावस्था, यानी 12 साल से लेकर 19 साल तक। इसमें शारीरिक बदलाव फिर से बहुत तीव्र हो जाते हैं। यानी शारीरिक बदलाव तीव्र कैसे होते हैं? हार्मोन चेंज होते हैं उसकी वजह से। इसके बाद आता है बोधात्मक और भाषा विकास। बोधात्मक विकास होता है 2 साल से लेकर 6 साल तक। 2 साल से लेकर 6 साल तक हम देखें तो बच्चा है वो प्रतीकात्मक खेल खेलता है। यानी वो कोई जादू है वो उठा के दोनों पैर के बीच में रख के उसके ऊपर सवार होके घोड़ा मानकर खेलता है कि ये मेरा घोड़ा है, तो वो प्रतीकात्मक खेल खेलता है। याददाश्त उनकी बहुत तेज होती है, रट कर याद कर लेता है कुछ भी। मूर्त वस्तुओं के आधार पर तर्क करता है। 1 साल का बच्चा होता है तो उनके पास मेमोरी कितनी होती है वर्ड्स की? ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ड्स की। जब वो 2 साल का होता है, कुछ वर्ड्स बोलना सीख गया होता है, तो उनके पास 272 वर्ड्स की मेमोरी होती है। 4 साल का होता है तो अनुमानित 1560 वर्ड्स बोल सकता है, 1560। और 6 साल का होते होते वो 2562 वर्ड्स अपनी मेमोरी में स्टोर कर चुका होता है। तो ये याद रखना है, 2 साल में 200 प्लस शब्द, 6 साल में 2500 प्लस शब्द। ये शॉर्टकट हो गई। 2 साल में 200 प्लस, 6 साल में 2500 प्लस, कोई भी एक तो आएगा ही आएगा। 1 लाइन रिवीजन है। प्रारंभिक बचपन में बच्चे का दिमाग है वो एक स्पंज की तरह होता है जो पर्यावरण से भाषा सोखता है। वो जो भी आजू बाजू में सुनता है वो कैचअप कर लेता है। बहुत ही माइंड पावर कमाल का होता है। कब? प्रारंभिक बचपन में, यानी 2 साल से लेकर 6 साल की ही बात कर रहे हैं। सीटेट एग्जाम पॉइंट है कि 2 साल के बाद बच्चे के शब्दकोश में जादुई वृद्धि होती है और वो 6 साल तक तो 2500 से ज़्यादा वर्ड्स सीख जाता है। एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं बता सकते क्योंकि हर बच्चे की सीखने की स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा या कम हो सकती है। सामाजिक विकास के घेरे हैं यहाँ पर। सबसे पहले है स्वयं या तो परिवार, उससे आगे आएगा पड़ोस, खेल समूह, उसके बाद आएगा विद्यालय या समाज। 8 साल का राहुल नाम का एक बच्चा है, वो अपनी मम्मी की बात से ज़्यादा अपने दोस्तों की बात मानता है। क्यों? क्योंकि वो अब 8 साल का हो चुका है और वो उनकी एज ऐसी है कि वो जो अपना मित्र वर्तुड़ है, जो अपना फ्रेंड सर्कल है, उसके साथ ज़्यादा घुल मिल गया है और वो जो उनकी गैंग है उनकी ही बात मानेगा। यह समूह भक्ति बोलते हैं उनको। क्यों? क्योंकि ये जो अपना एक सर्कल बना लेते हैं उनको वो सही मानते हैं। उनके जैसा दिमाग जिस बच्चे का होगा उनके साथ उसकी ज़्यादा बनेगी। सीटा ट्रिक है। 0 से लेकर 2 साल तक परिवार उनके लिए सबसे पहले अहम होता है। 2 साल से 6 साल तक पड़ोसी उनके लिए अहम होता है और 6 साल से 12 साल तक स्कूल या तो उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो अहम रहता है। 1 लाइनर रिवीजन है कि सामाजिकरण की शुरुआत परिवार से ही होती है और परिवार का इसमें बड़ा रोल होता है कि बच्चे को कैसा बनाना है, ये याद रखना है। प्रारंभिक बचपन है उसमें बच्चा आत्मकेंद्रित होता है, समानांतर खेल खेलता है, साथ बैठकर भी अपने अपने खिलौनों से खेलता है, बिना लिंग भेदभाव के भी खेलते हैं। बाद का बचपन है 6 साल से लेकर 12 साल तक, इसे गैंग एज बोला जाता है। दोस्तों के नियम परिवार से ज़्यादा अहम हो जाते हैं उनके लिए। 6 साल के बाद समान लिंग वाले समूह बनाता है। अगर वो बॉय है तो बॉयज़ के साथ दोस्ती ज़्यादा करेगा, गर्ल है तो गर्ल के साथ उनकी दोस्ती ज़्यादा होगी। यहाँ सीटेट के पॉइंट देख लेते हैं। स्कूल प्रवेश के साथ बच्चे का सामाजिक दायरा अचानक विस्तृत होता है। जब तक वो घर या पड़ोस में है तो कुछ ज़्यादा पर्सन है या नहीं, लोग नहीं है, तो जब स्कूल में जाएगा तो ऑटोमेटिक उनका जो सर्कल है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।
अब आता है भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास में प्रारंभिक बचपन की भावनाएं देखी जाती है, अत्यधिक अस्थायी होती है और बहुत ही तीव्र होती है। एग्जाम्पल ले कि जो बच्चा अभी रो रहा है तो टॉफ़ी मिलने पर वो तुरंत हंसने लगेगा, और तीव्र भावनाएं है। भावनाएं छिपा नहीं पाते, वो बच्चे छोटे होते हैं तब चिल्लाते हैं, अंगूठा चूसते हैं। बाद का बचपन है 6 से लेके 12 साल तक, उसमें भावनाओं में थोड़ी स्थिरता आ जाती है और समाज के मानकों के अनुसार नियंत्रण भी सीखने लगते हैं। कक्षा में बच्चा अचानक जोर से रोने लगे और थोड़ी देर में खेलने लगे तो यह उसका सामान्य भावनात्मक विकास है। छोटे बच्चों के इमोशंस कैसे होते हैं? तेज तूफान होते हैं, जो जल्दी चला भी जाता है और जल्दी आ भी जाता है। आयु बढ़ने के साथ भावनाओं की तीव्रता कम होती है और स्थिरता बढ़ती जाती है। सीटेट एग्जाम के लिए एक पॉइंट याद कर लेते हैं कि भावनाओं के बिना जीवन नीरस है, यह हमारे व्यवहार के उत्प्रेरक है, याद रखना है। गति कौशल और नैतिक विकास। गति कौशल क्या है? स्थूल गति और सूक्ष्म गति। स्थूल गति को बोला जाएगा ग्रॉस मोटर और सूक्ष्म गति को बोला जाएगा फाइन मोटर। विकास हमेशा कैसे होगा? स्थूल गति से फाइन गति की ओर यानी सूक्ष्म गति की ओर हमेशा होगा। तो याद रखना, ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर, GM टू FM, ये हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। स्थूल गति बड़ी मांसपेशियों का उपयोग करके जो हम काम करते हैं उसको स्थूल गति बोलते हैं, दौड़ना कूदना। सूक्ष्म गति किसको बोलते हैं? छोटी मांसपेशियों का उपयोग करते हैं, लिखना, बटन लगाना, ये छोटी मांसपेशियों का उपयोग करके काम किए जाते हैं। तो नैतिक विकास देख लेते हैं कि जन्म के समय बच्चा न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक। ना तो उनको पता होता है कि कौन से रिलीजन का है और ना ही उनको ये पता होता है कि कौन से कास्ट का है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है हमारे घर में देखता है कि मैं तो इस धर्म का हूँ, मैं तो इस ज्ञाति का हूँ, हम बना देते हैं। शुरुआत में बच्चों का व्यवहार दंड और पुरस्कार से नियंत्रित होता है। वो कुछ भी गलत काम करता है तो हम उसको पनिश करते हैं, और अच्छा काम करता है तो हम उसको रिवॉर्ड देते हैं, टॉफ़ी खिलाते हैं, घूमने ले जाते हैं, तो बच्चा खुश हो जाता है। शिक्षक बच्चे को पहले मिट्टी से खेलना सिखाता है तो वो ग्रॉस मोटर हो गया। फिर पेंसिल पकड़ाता है, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको हम स्कूल में भी खिलौने देते हैं, ये लो, फिर वो हम दिखाते हैं पिक्चर की, ये है, ये है, समझ में आता है धीरे धीरे। फिर उनको जो छोटी छोटी क्रिया है वो कि ये पेंट ऐसे बनता है, ये पेंटिंग ऐसे बनता है, लिखना भी सिखाते हैं। सीटेट की ट्रिक है कि ग्रॉस इज इक्वल टू बॉडी मसल्स, फाइन इज इक्वल टू फिंगर्स, याद रख सकते हैं। 1 लाइन रिवीजन। चरित्र का विकास जन्मजात नहीं है, यह समाज में अर्जित होता है। और नैतिक विकास में शुरुआत में बच्चों का व्यवहार दंड और पुरस्कार से नियंत्रित होता है, ये बात हमें खास याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शैक्षिक तात्पर्य, एक शिक्षक की भूमिका क्या है? वैयक्तिक भिन्नता का सम्मान करना, सुरक्षित वातावरण बनाए रखना, एक सुविधादाता की तरह हमें यहाँ वर्क करना है और खेल को महत्व देना है। हर बच्चे के विकास की गति अलग है, हमें एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से नहीं करनी है। शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह की सुरक्षा महसूस करे बच्चे, इस तरह का वातावरण स्कूल में बनाए रखना है। शिक्षक को तानाशाह नहीं बल्कि उसका एक फ्रेंड या तो गाइड, मार्गदर्शक होना चाहिए। खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों से सर्वांगीण विकास होता है, तो हमें खेल को बाजू में नहीं रख देना है, अहम हिस्सा है हमारे बच्चों के विकास का। यदि कोई बच्चा धीरे सीख रहा है तो स्मार्ट शिक्षक है वो उसे डांटेगा नहीं बल्कि उसकी गति के अनुसार शिक्षण विधि बदल देगा। सीटेट में हमेशा वह ऑप्शन चुने जो बच्चे को सक्रिय और शिक्षक को सहायक बताइए। ये सबसे बड़ी ट्रिक है कि कहीं भी अगर बच्चा है उनको सक्रिय कैसे बना सकते हैं, शिक्षक उसमें कैसे हेल्प कर सकता है, ये सही है। एक अच्छा शिक्षक बच्चे के वर्तमान को समझकर उसके भविष्य का निर्माण करता है। सीटेट एग्जाम पॉइंट है कि शिक्षक को बाल केंद्रित और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंट्रिक। सीटेट का महानिचोड़ एक ही मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले बाल विकास का अर्थ समझ लिया, उसमें वृद्धि और विकास दोनों समझ लिया। वृद्धि शारीरिक, मात्रात्मक, विकास है वो संपूर्ण है और सतत है, मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी। अब उसके कारक देखे हमने, हेरेडिटी, मल्टीप्लाई, एनवायरनमेंट, ये भी हमने समझ लिया। अवस्था ये देखी 0 से लेकर 2 ईयर तक शैशव अवस्था, 2 to 6 ईयर
पूर्व बाल्यावस्था 6 to 12 ईयर, उत्तर बाल्यावस्था। कौशल भी देखें, मोटर ग्रॉस मोटर की ओर से फाइन मोटर की ओर हमेशा विकास होता है। तो ये बात हमें याद रखना है। सिद्धांत भी देख लिए कि निरंतरता का सिद्धांत देखा, दिशा का सिद्धांत देखा और सामान्य से विशिष्ट की ओर जो विकास होता है वो भी सिद्धांत हमने देखा। विकास क्या है? आनुवंशिकता, उसको मल्टीप्लाई करो पर्यावरण, तो मिल जाएगा विकास। D = H × E। यहाँ पर गति भिन्न है लेकिन काम एक ही है, याद रखना है। क्रम उनका एक ही रहेगा। सीटेट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ पर थोड़े सॉल्व कर लेते हैं कि अगर पूछा जाए कि विकास की दिशा का समीप दूराभिमुख सिद्धांत क्या दर्शाता है। समीप दूराभिमुख यानी सेंटर से दूर जाना, तो तुरंत हमें समझ में आ जाएगा कि केंद्र से बाहर की ओर। ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था कौन सी है? तो मैंने पहले ही बोला था कि 2 साल से 6 साल तक जो बच्चा है कुछ भी सुनता है तो वो कैचअप कर लेता है, तो वो अवस्था हमारी प्रारंभिक बचपन है, 2 साल से लेके 6 साल तक। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। शैशवावस्था है वो 0 to 2 ईयर है, हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चों में वृद्धि और विकास का मुख्य कारण क्या है? तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आनुवंशिकता से विकास नहीं होता और सिर्फ वातावरण से भी नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो दोनों की अंतः क्रिया दिया हुआ है, तो याद रखना है डेवलपमेंट = H × E, हेरेडिटी × एनवायरनमेंट। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो देखा है और आपको अच्छा लगा है तो हम कल फिर से दूसरा पार्ट लेके मिलते हैं। ये पहला एपिसोड हमारा यहाँ समाप्त होता है और दूसरा एपिसोड हमारा कल आ जाएगा हमारी चैनल पे। और अगर इस टॉपिक का हमें मॉडल पेपर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट सेक्शन में मैं आपको मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूँगा। उस मेरी लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उसमें सारा मटेरियल भी पा सकते हो और सारे मॉडल पेपर्स भी पा सकते हो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।